एलन एकेडमी 24 और डी चंद्रा सर का सल्यूट आप एक्सेप्ट करें। और आज के इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर फिर से केमिस्ट्री में लेकर आए हैं। एग्जाम बूस्टर कोर्स बिहार बोर्ड 2026 मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए। और ये कोई रिलेशन हमारे आपके बीच का नया नहीं है, रोज ये सिलसिला चल रहा है और आपका जो रिस्पांस है उसके हिसाब किताब से हमें ये अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे। और मैं जब भी जैसे एसिड बेस सॉल्ट यानी अम्ल भस्म और लवण चैप्टर का वीडियो हमने बनाया और जब बनाने के बाद मैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को लोकेट कर रहा था, जब मैं उसको देख रहा था तो मुझे लगा कि अब इसमें और ज्यादा समय देने से कोई फायदा नहीं है। लगभग जितने सारे क्वेश्चन आपको अब तक पूछे गए हैं उन तमाम क्वेश्चन का सारा मतलब रिजल्ट आपके नोट्स में, आपके वीडियोस लेक्चर में अवेलेबल है। उसमें आपको कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी हर एंगल से चीजों को देखकर, समझकर, जानकर तब आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं। आज हम लोग एक नया चैप्टर जो मेटल नॉन मेटल यानी धातु और धातु का स्टार्ट ले रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा फोकस अभी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस करने से भी कोई फायदा नहीं है। बस हमें क्वेश्चन की तरफ अट्रैक्ट होना है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रेंड क्या है आज के डेट में एग्जामिनेशन का। हालांकि इस साल के एग्जाम में कुछ नया भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लोगों को तो लगता है ये बहुत आसान है। पढ़ने वालों के लिए तो हर चीज आसान होता है बेटा, लेकिन जो मेहनत में कमी करते हैं, जो लापरवाही कर रहे हैं, जो अभी थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे आप उस लापरवाही से अपने को दूर हटाइए और एकदम मेन फ्लो में आकर के मेहनत कीजिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे आशंका है कि हम लोग अपने कमिटमेंट पर खड़े नहीं भी उतर सकते हैं। क्योंकि मैं जिस लेवल पर जाकर के आपका काम करके दे रहा हूं, उस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मेहनत होना चाहिए, और तभी जाकर एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा और सही रिजल्ट दे करके आएगा। तो धातु और धातु में आज हम लोग मोस्टली मेटल्स यानी धातुओं की बात करेंगे। धातुओं की जो आधारभूत मतलब परिभाषा या उसके गुण हैं, उन तमाम गुणों को हम लोग मौखिक ही ध्यान में लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग धातु कहते किसको हैं। आवर्त सारणी का लेक्चर आपका बना हुआ है। आवर्त सारणी में आपने देखा होगा कि एक बीच वाली कड़ी थी जो ब्लैक लाइन था, जिसको उपधातु कहते थे, जहां सिलिकॉन से स्टार्ट होता था। सिलिकॉन जर्मेनियम का जो सीरीज था, उसके बाएं साइड आवर्त सारणी के सभी तत्वों को हम लोग धातुओं का नाम देते हैं। और वो जो ब्लैक लाइन है वो उपधातु का है, और उसके दाहिने साइड के तत्वों को हम लोग अधातु कहते हैं। तो इसका मतलब है कि धातुओं को आवर्त सारणी में बाईं ओर और अधातुओं को दाहिनी ओर सजाया गया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, ये सारी चीजें पढ़ी थी। हमने देखा था कि ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण तत्वों के बढ़ते चले जाते हैं, उनके द्रवनांक और क्वथनांक भी बढ़ते हैं, जबकि उनका घनत्व जो है वो घटता चला जाता है। ये तमाम बातें उसमें डिस्कस की गई थी, तो समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग आगे की बात सोचते हैं। धातु चैप्टर को चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक जो नीति कहती है कि इसकी परिभाषा, इसके कुछ भौतिक गुणों की चर्चा कर लेते हैं। तो आइए न करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। धातुओं की सबसे पहली परिभाषा है कि ये वे पदार्थ होते हैं जो उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये इसकी सबसे मुख्य परिभाषा है। और इसके बाद जब इनके गुणों की बात करते हैं तो हम लोग धातु गुण में भी इसको शामिल कर लेते हैं कि विद्युत और उष्मा के सुचालक है। ये आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्ध का मतलब होता है इसको पीट पीट कर पतला चादर बना सकते हैं। इसकी तन्यता अधिक होती है, इसको खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। ये इनमें चमक होती है,
इनके द्रवणांक उच्च होते हैं, इसके क्वथनांक उच्च होते हैं, इनके घनत्व जो है वो क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो मतलब तो लेकिन है द्रवणांक और क्वथनांक उच्च तो होता है धातुओं का, लेकिन दो धातुओं को अपवाद के रूप में हम लोगों ने देखा, एक है गैलियम और दूसरा है सीजियम। आश्चर्य रूप से ये मात्र 30 डिग्री और 28 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगते हैं। ये तमाम बातें हम लोगों ने चर्चा में लाया हुआ है। आइए एक एक करके सब पर विचार करते हैं। खास बातें इसमें जो डिस्कशन करने की है, उन खास बातों में हम लोग सबसे पहली बात लेते हैं कि धातुएं विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं। ये बात प्रॉपर्टी में भी मैंने बताई, यही परिभाषा भी है, यही भौतिक गुण का लिस्ट भी आपके सामने है। ये विद्युत धनात्मक होते हैं। विद्युत धनात्मक का मतलब इसको जब भी आयोनाइज करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज आयन बन करके आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। जैसे सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं तो सोडियम प्लस आयन धनायन बनाया। कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो Ca प्लस प्लस यानी धनायन बनाया। जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो Zn प्लस 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 2e जो सामने में आप देख रहे हैं, मतलब ये जिंक आयन, कॉपर आयन, सोडियम आयन, ये सभी धनायन का निर्माण करते हैं और ये प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एलिमेंट से हम लोग इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेंगे, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। सो मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये विद्युत धनात्मक यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो बहुत ज्यादा अभी फोकस हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी के तौर पर जानना है। और अब आगे देखिए, धातुओं के द्रवणांक, क्वथनांक, घनत्व ये सभी हाइयर होते हैं, लेकिन दो मैंने अभी गिनाया था आपको, गैलियम 30 डिग्री सेल्सियस और सीजियम 28 डिग्री सेल्सियस। इसके जो द्रवणांक होते हैं, सॉरी या क्वथनांक कह लीजिए, वो क्या होते हैं, निम्न होते हैं, है ना। सिल्वर की चालकता सर्वाधिक होती है। धातुओं के जो पूरे ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है, सिल्वर की होती है। ये हमें बिल्कुल एकदम जानना चाहिए, क्योंकि ये सब यही सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और जो भी बातें मैं चर्चा में ला रहा हूं, इनको जब आप कलेक्ट करेंगे तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वो बनेगा। जैसे सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि धातु के भौतिक गुणों की चर्चा करें, भौतिक गुणों का वर्णन करें। ये हो सकता है कि लॉन्ग आंसर में भी पूछ दे, हो सकता है कि इसको शॉर्ट आंसर में भी पूछ दे। 2-3 पॉइंट इसमें से कलेक्ट करके, बढ़िया बढ़िया पॉइंट जो है वो कलेक्ट करके दीजिएगा तो मार्क ढंग से मिलेगा। जैसे मान लो तो अगर 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया तो धनात्मकता को डाल देंगे। उसके बाद सिल्वर, ग्रेफाइट, ये सब, ग्रेफाइट तो एक अलग चीज है, ये चालक होते हैं। ये वाला प्रॉपर्टी कौन सा, ये द्रवणांक, क्वथनांक और घनत्व उच्च होते, ये सब क्या है, स्ट्रेंथ वाला प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण तो है, पर इसमें तथ्य है। और जब भी कॉपी जांचेंगे लोग तो समझेंगे कि नहीं, बच्चे को सब्जेक्ट का ठीक ठाक नॉलेज है और इसीलिए इन्होंने बढ़िया प्रॉपर्टी को सामने लाया है। तो 2 का 2 मार्क आपको मिलेगा। सिल्वर सर्वाधिक चालकता वाली धातु है। देखिए, ग्रेफाइट एक तरह का अपवाद है। ग्रेफाइट आपको मैंने कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर में मैंने ग्रेफाइट के विषय में बताया था कि कार्बन के 3 रूप जो है वो है अपरूप जिसको कहते हैं, इसमें ग्रेफाइट का भी नाम आता है। तो ग्रेफाइट है अधातु, लेकिन इसकी खासियत होती है कि ये चमकदार भी होता है और विद्युत और ऊष्मा का सुचालक भी होता है। इसके साथ साथ एक और जरूरी बात याद रखनी चाहिए कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनते हैं ना, उसमें ग्रेफाइट का बहुत बेहतरीन यूज होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे यूजेस हैं जो ग्रेफाइट के किए जाते हैं। सबसे कठोर धातु हालांकि आपके में नहीं है, पर हमने ये लिख दिया है कि ऑस्मियम सबसे कठोर धातु है। अब रासायनिक गुणों की अगर बात करें तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ये आवर्त सारणी चैप्टर में भी हमने आपको बखूबी बताया हुआ है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जरा दिमाग पर जोर दीजिए। और अगर आपने वीडियो पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का नहीं देखा है तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप इतने लाचार हो जाएंगे, कोई भी काम नहीं देगा
और यही जो प्लेटफॉर्म है इसी का रिवीजन लेकर के आप 400 पार जो आपको ये प्लेटफॉर्म कमिटमेंट कर रहा है आप जा पाएंगे, अदरवाइज आप जो है बिल्कुल अपना रिजल्ट खराब करके आएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपने सही तरीके से हमारी बातों को नहीं सुना, नहीं समझा, नहीं माना तो आप नुकसान को तय मानिए। और मैं तो ये कहता हूं कि रिजल्ट कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही के चलते इतना गिर जाए कि फिर आप किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहे। मैं नहीं सोचता हूं कि कभी ऐसा हो। आपको हिम्मत दे रहा हूं आपको। और आप एक बात और भी जान लीजिए कि जो भी वीडियोस बन रहे हैं एग्जाम बूस्टर कोर्स तो ये है, लेकिन किसी भी पॉइंट को मिस नहीं किया जा रहा है। हर एक वो लाइन आपको दिखाया और समझाया जा रहा है जिसकी आपको सख्त जरूरत है। और आप ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वीडियो से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो फिर कहिएगा आप। इतना तो कम से कम दावा हम जरूर करते हैं कि हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी और आपकी लापरवाही आपको बर्बाद करेगी। मैं अब भी आपको कहता हूं, आप और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों में इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए चैनल के लिंक को। और सबका भला हो सकता है कि आप लापरवाह हो और आपका दोस्त इसको सीरियसली पकड़ ले। बिहार के अलग अलग जिलों से हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं और मैं ये चाहता हूं कि सबको फायदा हो, सभी अच्छा करे, सभी अच्छा बने, सबका रिजल्ट बेहतर हो। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, लिखाया हुआ वहां पर। द्विधर्मी ऑक्साइड कुछ होते हैं। द्विधर्मी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी अंग्रेजी में कहते हैं। ये जो होते हैं ना द्विधर्मी ऑक्साइड, ये जनरली अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। इसका एक उदाहरण भी मैंने आपके सामने लाया हुआ है। ये ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए इसका नाम, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि यह क्वेश्चन 2 मार्क में आपको पूछा गया कि द्विधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं, तो इसका जवाब आपको पक्का यहां तक देने पर 2 मार्क दुनिया की कोई ताकत नहीं काट सकता है। पहली परिभाषा, दूसरा उदाहरण, बस हो गया, बस हो गया। 2 मार्क आपका कोई नहीं काट सकता है। देखिए ना यहां से, ये ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। एक मैंने अम्ल से अभिक्रिया करवाया, जिंक ऑक्साइड को HCl से अभिक्रिया करवाया तो जिंक क्लोराइड प्लस H2O मिला। क्लियर। फिर उसी तरह से जिंक ऑक्साइड को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई, ये क्षार है, ये अम्ल है। Na2ZnO2 इसको सोडियम जिंकेट कहा जाता है। और एक बात यहाँ ये देख लीजिए, यह एक ऑब्जेक्टिव का भी आंसर हो सकता है। अगर आपको लिखेगा कि निम्नलिखित में से सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है, क्योंकि ये सब क्रिटिकल हैं, ये सब टफ हैं और इसीलिए इनको ऑब्जेक्टिव में आने की पूरी संभावना रहती है। सो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला पूछेगा तो सोडियम जिंकेट का Na2ZnO2 ये रासायनिक सूत्र होता है। तो ये दोनों जगह पर काम बोलो किया कि नहीं किया। 2 मार्क वाले क्वेश्चन के आंसर में भी ये काम किया और साथ में एक ऑब्जेक्टिव के लिए भी यह काम किया। इसीलिए आप ये जान लीजिए कि हर एंगल से सोच समझ करके क्वेश्चन और थ्योरी आपको दिया जा रहा है, तो इसको कभी नजरअंदाज करने की मतलब भूल नहीं कीजिएगा। मैं कह रहा हूं ना आपको ये मैं मजाक में नहीं, बिल्कुल सीरियस होके कह रहा हूं कि कभी ऐसी भूल न करना। वीडियो को न देखने की जो लापरवाही आपकी होगी बहुत बड़ा नुकसान करेगा। मैं बार बार खुली किताब की तरह आपको कह रहा हूं कि आप जहां भी कोचिंग ट्यूशन पढ़ते हैं मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से पढ़ें, लेकिन जो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, क्योंकि उनको सिलेबस खत्म करने की जल्दी है, सिलेबस खत्म करने की जोर लगा रहे हैं और प्लस वो ट्रेडिशनल पढ़ाई दे रहे हैं जो वो देते आ रहे हैं और उसमें फिर आपको क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस ये वो सब कुछ करवा दे। अच्छी बात है, मैं उनकी सराहना करता हूं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी सेलेक्टिव बातें हैं, चुनी हुई बातें हैं जिनका मतलब अब आने वाले एग्जामिनेशन से ज्यादा संबंध रखता है और जो रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यही प्लेटफॉर्म है और इसीलिए इसकी आवश्यकता आपको सबसे ज्यादा है।
आइए, कुछ धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं। फिर आ गया एगो ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है। हम लोग तो जानते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जिनके ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों हो सकते हैं। बस ज्यादा नहीं, मात्र 4 एग्जाम्पल है। इसी 4 में से अगर पूछेगा तो कोई एक क्वेश्चन पूछेगा जिसमें सबसे ज्यादा आने की संभावना इन तीनों में से है। बेरिलियम ऑक्साइड की संभावना थोड़ी कम रहती है, पर क्या पता लोग समझेंगे कि इधर का जो पॉपुलर है और इसकी चर्चा कम होती है, हो सकता है यही पूछ दे। तो 4 है, देखिए Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड। तो ये चारों हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों स्वभाव के होते हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया तो बिना किसी झिझक के आप इसका जवाब दे पाएंगे, इसमें आपको हिचकिचाना नहीं है। ऑक्सीजन के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता, अब देखिए यहाँ पर 3 लिस्ट है आपके सामने। क्या है? ऑक्सीजन के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता, मतलब ऑक्सीजन से कौन सा धातु रिएक्शन करने में माहिर है, एक्सपर्ट है, जल्दी रिएक्शन करता है, कौन क्रमशः स्लो होता चला जाता है, किसकी एक्टिविटी, इसका ऑर्डर है, ये घटते हुए क्रम में है, यानी अवरोही क्रम में है। सबसे अधिक सोडियम, सबसे कम सिल्वर। अगर इन सब में आपको कंपैरिजन करने के लिए दिया जाए तो सोडियम सबसे अधिक, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर। उसके बाद आइए बात करते हैं जल के साथ धातुओं की क्रियाशीलता। जल के साथ धातुओं की क्रियाशीलता, तो सोडियम सबसे अधिक, उससे कम मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद फेरस, उसके बाद कॉपर। यह है जल के साथ क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, यानी जल के साथ अभिक्रिया का घटता हुआ क्रम, जल के साथ क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। तो सर्वाधिक कौन हो गया? सोडियम। याद कीजिएगा सोडियम तीनों में है, अम्ल के साथ धातुओं की क्रियाशीलता में भी सोडियम सबसे आगे है। ठीक है, अम्ल के साथ क्रियाशीलता में भी, और क्षार के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, और ये जल के साथ अभिक्रिया, यानी ऑक्सीजन, जल और अम्ल सबके साथ अभिक्रिया करने में सोडियम सबसे ज्यादा एक्टिव है। और सेकंड नंबर पर देखिए मैग्नीशियम सब में कॉमन है, पर थर्ड नंबर पर जिंक आपको ऑक्सीजन और जल में है, लेकिन अम्ल के साथ आने में जिंक चला जाता है तीसरे नंबर पर। ये ध्यान रखेंगे, अम्ल के साथ अभिक्रिया में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर। आपको मैं धातुओं की क्रियाशीलता का एक सीरीज आवर्त सारणी में ही शायद, या अम्ल, भस्म और लवण में मैंने आपको करवाया हुआ है। उसमें हाइड्रोजन को मैंने एक स्टैंडर्ड लाइन पर रखा था, हाइड्रोजन के ऊपर धातुओं की एक श्रेणी बनाया था, जिसमें कहा गया था कि जो जितनी दूर है हाइड्रोजन से वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है। और हाइड्रोजन की जैसे जैसे ऊपर से नीचे आती है धातुओं की क्रियाशीलता घटती चली जाती है, और हाइड्रोजन के नीचे जो है उनकी तो कोई बात ही नहीं करनी है। हालांकि उसके नीचे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सभी है। आइए, कुछ एक रिएक्शन हमने आपके लिए लाया, और यह रिएक्शन क्या है, हमारे खुद के इंटरेस्ट का है। क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि मैं जो लिख दूंगा वो सब सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये जरूरी नहीं, क्योंकि हमारा कॉमन सेंस जो बोलता है उस कॉमन सेंस को तथ्य के साथ भी जोड़कर रखना जरूरी है। एक रिएक्शन में देख रहा हूं कि Zn+CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर जिंक को डाला जाए तो हमें जिंक सल्फेट और कॉपर मिल जाता है। यानी जिंक क्या करता है, कॉपर को वहां से शिफ्ट करके, विस्थापित करके खुद अपना सल्फेट बना लेता है। लेकिन क्या कॉपर को अगर मैं जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डालूं तो क्या कॉपर जिंक से सल्फेट आयन को ला करके अपने साथ ऐड कर सकता है? क्या जिंक को विस्थापित कर सकता है? सर कभी नहीं करेगा। औकात नहीं है कॉपर का कि वो जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित कर दे। क्यों? क्योंकि कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है। कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है, इसीलिए उसको वो विस्थापित नहीं कर सकता।
इसीलिए यहाँ लिखा है मैंने कॉपर प्लस ZnSO4 CuSO4 प्लस Zn, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, क्रियाशील है। ठीक उसी तरह से Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, लेकिन Cu प्लस FeSO4 CuSO4 प्लस Fe नहीं हो पाएगा। कॉपर कभी फेरस को अलग नहीं कर सकता सल्फेट से, क्योंकि कॉपर, फिर वही कहानी है, कॉपर सल्फेट नहीं बन सकता, आयरन अलग नहीं हो सकता। इसके साथ भी यही बात है जो इसके साथ है। समझ गए ना? तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा रिएक्शन, जैसे मान लो मेरे को अगर ये मालूम नहीं है कि मैं कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तो एक लॉजिकल तौर पर मैं यह भी लिख दूंगा और मैं यह भी लिख दूंगा, लेकिन केमिस्ट्री इसको अलाउ नहीं करता है ना। मेटर का जो नेचर है, सॉरी मेटल का जो नेचर है वो अलाउ नहीं कर सकता है। मेटल की जो एक्टिविटी है, जो धातुओं की क्रियाशीलता है, वो अलाउ नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने यहां लिख दिया है कि Zn इज मोर रिएक्टिव देन फेरस एंड फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आई बात समझ में? तो धातु और धातु का ये चैप्टर है तो बहुत रसीला, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले मेटल यानी धातुओं की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, केमिकल और फिजिकल, सॉरी ये हाँ ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुण इसके जो है, इसमें मोटा मोटी इतनी सारी बातों को ही अभी ध्यान में रखने की आवश्यकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस पर जो है बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन और कुछ अपने क्वेश्चन भी लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत ज्यादा रहता है अभी के टाइम में, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। पर याद रखिएगा, दिमाग को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, एक पेशेंस के साथ रूटीन वाइज आप अध्ययन कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। अब ये मन में अगर बौखलाहट हो जाएगी कि ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े, तो फिर क्या होगा, आपका दिमाग जो वो वाइब्रेट कर जाएगा और फिर सारा किया हुआ आपका पानी हो जाएगा। इसीलिए अब समय है आपको धैर्य रखने की, अपने एक साल में किए गए पढ़ाई और मेहनत पर विश्वास करने की, क्योंकि अभी रिवीजन ही एकमात्र सहारा है जो हम आपको दे रहे हैं। इसीलिए हमारे इस प्लेटफॉर्म और हमारे मेहनत को आपको नंबर 1 पर रखना होगा। जब नंबर 1 पर रखेंगे तो आप देखेंगे इसका बेनिफिट लाजवाब मिलता है, मिलेगा ही। माँ सरस्वती की कृपा है, हमारी दुआ है, और आपके खुद का की आत्मा का की जो सच्चाई है उसकी भी कृपा है। तो इसी तरह से वीडियो में आप बने रहिए, लगातार मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और कभी भी घबराएं नहीं, क्योंकि घबराने से नुकसान होगा। तो नुकसान का सौदा नहीं करना है, सौदा करना है 400 पार का, और वो भी इस प्लेटफॉर्म LN Academy 24 के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और जितना हो सकता है इसको फैलाएं, ताकि ये आपको बेहतर रिजल्ट दे और आपके पूरी टीम को, पूरे ग्रुप को ये फायदा पहुंचाने में सफल हो।